क्या? और कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। अब सवाल ये उठता है, बीच में जो बोलिएगा देख लो, डंडा यहां रखा हुआ है, पीटेंगे एकदम। शांत रहिएगा ना, आपको एक से एक बात बता देंगे जो किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। कोई भी अगर बताता है तो अपने एक्सपीरियंस पर, अपने नॉलेज के आधार पर बताता है, और बीच में बोलिएगा माइंड डिस्टर्ब होता है। तो संस्कृति और सभ्यता, इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन अंतर है। अब भारतीय का मतलब तो आप समझ गए, इंडियन का मतलब तो हर कोई समझता है कि भैया हम क्या हैं, इंडियन है। और इंडियन किसको कहेंगे? जो जिस देश में रहता है वो उस देश का निवासी कहलाता है। हम भारत के हैं इसलिए हम भारतीय कहलाते हैं। तो भारतीय शब्द को समझने में कोई ज्यादा समस्या नहीं है। समस्या है हमको सिविलाइजेशन में, और समस्या है कल्चर में। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, और सभ्यता को यूं अगर कहे तो सभ्यता, अगर शब्द आप गौर कीजिएगा तो सभ्यता जो शब्द लिखा हुआ है इसमें मूल शब्द क्या है? मूल शब्द सब है। ता तो प्रत्यय है, ता तो पीछे जुटा है, और पीछे जुटने वाले शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। अंग्रेजी में प्रीफिक्स और सफिक्स आता है। तो इसका मूल शब्द क्या है? सब। और सभ्य का मतलब क्या होता है? मतलब बिल्कुल सभ्य नहीं हो, अगर मैंने बिल्कुल उसको मालूम नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करना है, छोटों से कैसे बात करना है, कैसे कहाँ बैठना है, कैसे कहाँ रहना है, ये अगर तरीका, इसको मैनर्स कह सकते हो अंग्रेजी में। अगर आपको बोलने का तरीका मालूम नहीं है, बड़े को रे तुम, और कुछ समुदायों में हम बहुत खास करके देखते हैं, वीडियो भी बन रहा है, कुछ लोग वैसे लोग भी देख रहे होंगे, मुस्लिम समुदाय के। मुस्लिम समुदाय में हम अक्सर देखते हैं कि बड़ों को भी कुछ है, कुछ ऐसे जो गार्जियन हैं वो अपने बच्चों को समझाते हैं तो आप बोलता है। अमूमन जहां कम थोड़ी साक्षरता है वहां बड़ों को भी रे तुम ऐनी ऐसे करके बोलता है, बड़े को भी। लेकिन बड़े को हम लोग क्या कहते हैं? आप कहते हैं, नहीं कहते हैं, और आप बोलना भी चाहिए। तो यही है, आपके रहने बैठने बोलने खाने, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ कैसे बैठना है, कहाँ किस अवस्था में रहना, हर जगह हर अवस्था होती है। जैसे एक औरत है, उसके लिए सास ससुर का अलग अवस्था है, पति के लिए अलग अवस्था है। अपने घर मायके जाएगी तो जैसे भी रहे, वो एक बेटी है, एक बच्ची है, वहां पर जैसे रह सकती है। लेकिन आपको अवस्थाएं मालूम होनी चाहिए। अगर अवस्थाएं मालूम है तो आप सभ्य हैं, और वही आपकी क्या है? सभ्यता है। तो सभ्यता का मतलब आपका व्यवहार है, आपका विचार है, आपका जो भी है वो असभ्यता में आता है। अब आइए संस्कृति। देखिए, संस्कृति जो शब्द है, संस्कृति अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है। संस्कृति हर जगह चेंज हो जाती है, लेकिन सभ्यता हर जगह चेंज। विश्व के किसी भी कोने में, किसी भी देश में आप जाइए, क्या कोई ये कहेगा कि बड़े को तुम बोलो? कोई भी। आप इतनी फिल्में हॉलीवुड की भी देखे होंगे, उस फिल्मों में भी माँ बाप को, बड़े भाई को एक रिस्पेक्ट दिखाया है, नहीं दिखाया है? क्या किसी फिल्म में यह दिखाया है कि कोई बड़ा ऑफिसर है उसको हम रे बोल रहे हैं, तुम बोल रहे हैं? वहां भी हम सीनियरिटी जूनियरिटी के हिसाब से उसको रेस्पेक्ट देते हैं। यही है सिविलाइजेशन। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं उसको हम असभ्य बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बड़कों को इसी बोलता है, छोटकों को बोले के तरीके मालूम है। भीड़ में बैठा है, आके बोल देगा कुछ हो। अरे भैया, कोई बात रखना है तो तरीके से रखिएगा ना, है ना? आप बैठे हुए, कोई विधायक बैठा हुआ, कोई सांसद बैठा हुआ, कोई आया डायरेक्ट हल्ला करके चले गया। आप अपने बातों को सही तरीके से रखिए, तब आप सभ्य व्यक्ति कहलाएंगे। और हम रोड पे जाके चिल्लाने लगेंगे तो उससे हम सभ्य व्यक्ति थोड़ी कहलाएंगे। आप अपनी बातों को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, किस तरह रखना है, ये मालूम होनी चाहिए। यही आपकी सभ्यता है। और संस्कृति हर जगह क्या होती है? चेंज होता है। अब संस्कृति का मतलब क्या हुआ? देखिए, संस्कृति किन चीजों से बनती है? सभ्यता तो आपके विचार, आपके व्यवहार से बनती है, लेकिन संस्कृति बनती है कि आप खाते क्या हैं, आप पहनते क्या हैं, आप बोलते क्या हैं। संस्कृति में रीति रिवाजों को भी रखा गया है, ये भी जान जाइए। हर जगह का रीति रिवाज क्या होता है? अलग होता है। ऐसा नहीं है कि हमारा जो रीति रिवाज है वो दूसरे का रीति रिवाज है, ऐसा है क्या? हम हिंदुओं का रीति रिवाज कुछ अलग है और मुस्लिमों का रीति रिवाज अलग है। हम बिहार की बोली अलग है और बंगाल की बोली अलग है। हमारा बिहार का भोजन अलग है और बंगाल का भोजन अलग है। क्या है कि नहीं है?
ये है संस्कृति। आप जिस परिवेश में रहते हैं, आपका रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़ावा, रीति रिवाज, इन सब के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। और संस्कृति के आधार पर हम किसी को भी खराब या अच्छा नहीं कह सकते हैं। जैसे हम हिंदुओं में एक अवधारणा बना हुआ है कि मुस्लिम लोग अपने ही चचेरी मचेरी बहन से क्या कर लेते हैं? तो हम लोग बोलते रहे कैसे कर लेता है शादी, अपने बहनियां से कर लेता है, ये मन में बोलते हैं। लेकिन अगर आप साउथ जाइएगा, साउथ में एक रिश्ता बनता है मामू और भगनी का। वहां मामू और भगनी के विवाह को बड़ा शुभ माना जाता है। साउथ में ये कल्चर है। हिंदू में भी मामू, आप फिल्म देखिए ना भाई, साउथ की फिल्म में देखिए, हीरो गया अपनी बहन के घर और अपनी ही बहन की बेटी से वो प्रेम कर रहा है। आप देखो साउथ की फिल्में, क्योंकि जब शुरू में हम भी साउथ की फिल्में देखे थे, हम सबसे पहला फिल्म देखे थे साउथ का, बहुत छोटा थे, छोटा क्या 10th में पढ़ते थे, मेरी जंग, नागार्जुन का मेरी जंग। नाम कुछ और होगा फिल्म का, लेकिन डब होके आया तो इधर मेरी जंग नाम रखा था। और उस दिन से हम साउथ फिल्म के कायल हो गए। कायल मतलब क्या? एक्शन भरपूर रहता है और डायलॉग तो कहना ही नहीं कहना है, और मतलब एटीट्यूड तो मानो मैंने कूट कूट के भरा हो, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, नहीं रहता है, रहता है। इस प्रकार से साउथ की फिल्मों एक मारेगा 20 को ऐसी उड़ जाएगा। हिंदी फिल्मों में इतना एक्शन नहीं होता था। रजनीकांत का देखो अलग स्टाइल है, सुपर मेगा स्टार रजनीकांत गॉड है, गॉड साउथ के लिए गॉड है, उसकी बुराई कोई नहीं कर सकता है भी भाई, वाकई कलाकार भी है वो जबरदस्त। इतना बुढ़ापा में होने के बाद भी देखो उनका एक्शन देखोगे, डायलॉग डिलीवरी देखोगे तो अच्छा अच्छा हीरो फेल है, नहीं फेल है उसके सामने। और जिस फिल्म में रहे जबरदस्त किए हैं काम, चाहे कोई फिल्म उठा लीजिए, रोबोट देख लीजिए, या फिर काली एक फिल्म आया था उनका पुराने जमाने में, और बहुत सारी फिल्में हैं उनकी, सब जबरदस्त फिल्में थी। तो संस्कृति क्या होती है? हर जगह चेंज हो जाती है, और संस्कृति आपके खान पान रहन सहन के आधार पर ही तय होती है। जैसा खाइएगा वैसे आप, जैसे हमारे देश में, हमारे यहाँ लोटा है पानी पीने के लिए, नहीं है, हमारे यहाँ गिलास है पानी के लिए। सऊदी दुबई में जाइएगा तो वहाँ लोटा नहीं मिलता है, वहाँ बधना मिलता है। और बधना अक्सर आप मुस्लिम के घरों में देखे होंगे, एक सुराही के जैसा होता है, ऐसे करके ढारता है। अब बधना का इस्तेमाल क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पानी की कमी है, और जब पानी की कमी है तो वहाँ पर ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है जो कम पानी में काम हो जाए। अच्छा, आपको लोटा देगा, ठीक है, लोटा देगा तो आप पानी धारिएगा ना, तो आधा लोटा कम से कम हाथ धोने में लगा दीजिएगा, कम से कम। लेकिन वही आपको सुराही दे देगा, ठीक है, सुराही अगर आपको दे दे या वो ला, तो उससे जिरिस भी ढारिएगा तो हाथ धोआ जाएगा, कम पानी में हाथ आपका धोआ गया। तो पानी की बचत के लिए वैसे चीजों का प्रयोग किया गया। मुस्लिमों में एक चीज है कि खजूर, रोजा वोजा तोड़ेगा तो खजूर जरूर खाएगा। अब रेगिस्तान जो जगह है, जैसे दुबई है, सऊदी है, इन जगहों पे तो उपजता अनाज है नहीं, तो उपजता क्या है? खजूर, डेट्स जिसको हम कहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, रोजा, क्योंकि ज्यादा वही मिलता है तो वही खाते हैं। तो इन लोगों को लगा कि भैया मुसलमान लोग वहाँ के क्या खाता है? खजूर, तो हम लोग भी खजूरे से रोजा तोड़ेंगे, तो इन लोग भी खजूर खाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, उनका वो खान पान है। अब चाइना जाइएगा ना, हमारे यहाँ चलते फिरते क्या मिलता है? क्या मिलता है खाने के लिए? पिज्जा मिलेगा, बर्गर मिलेगा, रोल मिलेगा। वहाँ चलते फिरते केकड़ा मिलेगा, चलते फिरते मेढक मिलेगा, चलते फिरते कोई कीड़ा का रहेगा, कोई जानवर छोटा छोटा रहेगा, चिड़िया उड़िया टाइप का, वो सब चलिए तुरंत एकदम धुनिया नियरम उसका लदीर पचड़ी जितना है सब निकाल देगा। एक बार डालेगा बेसन मार के और लपेटेगा, ओकरा में डाल देगा मिर्चाई नमक प्याज सब है, लो भैया आदमी बैंग खैले खैले जा रहे हैं। तो वो कर रहे हो ये देखो। यही कारण क्या है कि हम लोग अपनी संस्कृति से प्रेम करते हैं और दूसरी संस्कृति से घृणा करते हैं। रीजन ये है कि हम लोग खाते नहीं है, ठीक है ना। अगर हम भी वहां पैदा हुए होते तो निश्चित तौर पर हम भी खाते हैं, ये जान जाइए। टुंड्रा प्रदेश में रहने वाले लोग बारहसिंघा, रेनडियर, ये सबको खाते हैं मार के। कारण क्या है? वहां कुछ है नहीं, तो जानवरों को मार को खाना मजबूरी आपकी है, वरना आपका बॉडी हीट नहीं रहेगा, आप मर जाएंगे। तो संस्कृति हर जगह क्या होती है? अलग अलग होती है। और दोनों चीज आपको समझ में आ गया कि सभ्यता और संस्कृति क्या होती है। आगे देखिए, इस पूरे चैप्टर को लिखने वाले बहुत बड़े राइटर बोलिए अपने जमाने के। देखो पुराने जो लोग होते थे ना, आजकल क्या है कि आप पढ़े अभी है नहीं पूरा ठीक से, और हुआ क्या कि आपके पास देखो बहुत सारे, हमारे पास हो या कोई भी कहीं भी हो, और आज ट्रेंड बना हुआ है पढ़ाने का, गांव गली मोहल्ला सब जगह कोचिंग चल रहा है, नहीं चल रहा है।
कोई ऐसा गली नहीं जहां कोचिंग नहीं है, और सब लिखता है कि भैया हम इंटर तक पढ़ाएंगे। एकदम 12th लग रहा है ना कि बउआ का खेल हो गया सबके लिए। और अगर हकीकत है कि उसको अगर आधा घंटा किसी भी विषय वस्तु पर बोलने का दिया जाए तो 5 मिनट के बाद आदमी, अच्छे अच्छे शिक्षक को हम देखते हैं कि वो चुप हो जाते हैं। बड़े बढ़िया किताब में जो लिखा हुआ उसको बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। आप कितना नॉलेज रखते हैं इस विषय पर बोलना, आपको 1 घंटा 2 घंटा बोलने के लिए बोल जाए तो चुप हो जाएगा आदमी। तो ये जानकारी कब होती है? जब आप डीपली नॉलेज लेते हैं तब होती है, आप हायर स्टडी करते हैं तब होती है, तब आप बच्चों को बेटर से बेटर चीज दे सकते हैं, ठीक है। वरना लिखने का कोई भी लिख देगा आदमी कि भैया इंटर तक मामूली नहीं है पढ़ाना। पुराने जमाने में जितने भी लोग होते थे, आप नाम सुनिएगा, जो नाम है और साथ में वो क्या है? राइटर है, साथ में क्या है? कवि है। अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, जितने भी, खुद्दीराम बोस, भगत सिंह का कहानी पढ़ोगे किताब में, इंटर में। पत्र इतना शानदार लिखा है आदमी भगत सिंह ने, सुखदेव के नाम का एक पत्र लिखा है आदमी, इतना शानदार पत्र लिखा है और शब्दों का इतना बढ़िया संयोजन है कि वो पढ़ा लिखा ही व्यक्ति कर सकता है, आम व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो पढ़ा कैसे? पढ़ा है अच्छे लोगों से। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जो भी विषय पढ़िए, आपका भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, जरूर नहीं हम अपनी सिर्फ बात कर रहे हैं, आने वाले समय में आगे भी कहीं जाइएगा इंटर के बाद, तो उस शिक्षक से पढ़िए जो उस शिक्षक उस विषय का मास्टर हो, उस जगह का मास्टर हो, समझ जाइए, तो आपको बेहतर बताएगा। वरना चीजें, जब बीच की चीजें अगर हम गायब कर देंगे तो आपको उतना ही पता होगा जितना हम बताएंगे, और आने वाली पीढ़ियों को आप उतना ही बताएंगे जितना हम आपको। और एक बड़ा सा चीज, एक बड़ा सा जानकारी हम लोग के बीच से गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो चीजें रेगुलर चलते आती है वही बीच में रहती है, जिस चीज का रेगुलरिटी खत्म वो कहानी समाप्त। आज चित्रकला लोगों के बीच से खत्म हो गई है, आज आर्ट लोगों के बीच से खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह इसका प्रोत्साहन बंद कर दिया गया है। गांव देहात में महिलाएं स्वेटर अपने से बिन लेती थी, आज 90% घरों में स्वेटर नहीं बिना जाता है। 10% घरों में लोगों की अभी भी जानकारी है, लेकिन 90 या 80 बोलो या 70 बोलो, ऐसे घर है कि अब उससे विहीन हो गए लोग। वरना माँ बाप अभी अचार लगाने को बोल देंगे बहुत सारी लड़कियों को, तो कहेगा अचार कैसा लगता है, हम जान भी नहीं करते हैं, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। तो जो चीज छूटते जाएगा ना वो छूट जाता है, ठीक है। तो महात्मा गांधी बहुत बड़े राइटर भी थे, यंग इंडिया का संपादन उन्होंने किया, बहुत सारी कहानियां लिखी, कविताएं भी लिखे हैं। तो महात्मा गांधी इस कहानी को लिखे हैं, इस पूरे पैसेज को लिखे हैं। और महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? और इनका जन्म हुआ है और पॉपुलरली नोन एज बापू। पॉपुलरली का मतलब होता है प्रसिद्ध रूप से, लोग इनको जानते ही हैं किस नाम से? बापू के नाम से। और इनको कहा भी गया है द फादर ऑफ नेशन, मतलब इनको राष्ट्रपिता भी कहा गया है। वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, और पॉलिटिशियन का मतलब होता है राजनेता। ये राजनेता से ज्यादा, एक नेता से ज्यादा आध्यात्मिक व्यक्ति थे, जो चीजों को समझते थे, और कोई भी तथ्य अगर कहते थे तो बहुत विचार कर कहते थे। हम लोग क्या है, हम लोग न्यूटन का तीसरा लॉ अपनाते हैं, एक्शन अपोजिट रिएक्शन। बोला नहीं यानी फायर, यही होता है। एक्शन अपोजिट रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जितना क्रिया होता है उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसी को कहते हैं। तो हम लोग इसका, लेकिन गांधी जी, पुराने लोग जो होते थे वो बड़ी विचार करते थे, तब किसी विषय वस्तु पर फैसला लेते थे। और अक्सर जो तेजी से विचार लिया गया होता है वो निर्णय गलत भी होता है, और सोच समझ के विचार लोगे तो वो क्या होगा? सही होता है। तो ये थे, कह रहा है ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ, उन्होंने सच का प्रयोग किया, सच्चाई का प्रयोग किया। एंड नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा। और जीवन भर उन्होंने एक चीज का पालन किया जिसको हम क्या कहते हैं? अहिंसा कहते हैं, है ना। एज चीफ वेपन, वेपन का मतलब हथियार होता है, इनका मुख्य हथियार। देखिए, आप लड़ाई करने चलेंगे तो आपके पास हथियार ना होगा तो लड़ेंगे। तो गांधी जी के पास ना एक लाठी थी, वो हथियार के रूप में नहीं बल्कि उनके सहारे के रूप में था। ऐसा नहीं कि हथियार वो लठिया सबको पीटते थे, ऐसा तो था नहीं। तो वो क्या करते थे? सहारे के लिए लाठी रखते थे, लेकिन उनका मुख्य हथियार एक ही था, बोला कि भैया हम सच बोलेंगे और हम अहिंसा का पालन करेंगे, है ना।
और अहिंसा का पालन करते थे, सच बोलते थे। और कह रहा है उन्होंने एज द चीफ अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में सच्चाई का, अहिंसा का प्रयोग किया। इन इंडिया हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और तब जाकर भारत क्या हुआ, स्वतंत्रता पाया। गांधी जी का बहुत बड़ा रोल रहा है, छोटा मोटा रोल नहीं था। 1915 से लेकर 1948 तक मरते दम तक भारत के लिए उन्होंने काम किया, और गांधी जी का योगदान कम नहीं है। कुछ लोग गांधी जी को गलत साबित कर देते हैं, कुछ लोग गांधी जी को भारत के बंटवारा का कारण भी मानते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। मजबूरी में कई कामें हो जाती हैं, लेकिन गांधी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया। एक व्यक्ति अपना घर द्वार छोड़ करके रात दिन आंदोलन कर रहा है, उसके योगदान को कैसे हम लोग नकार कर सकते हैं। जेल 6-6 साल आदमी रह रहे हैं, तो क्या उस व्यक्ति का योगदान नहीं है? उस व्यक्ति का योगदान है। फ्रॉम 1915 1948 1915 में वो भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, और 1948 में तो खैर उनकी मृत्यु ही हो गई। ही कंप्लीटली डोमिनेटेड, डोमिनेटेड का मतलब होता है प्रभाव डालना। उन्होंने पूरी तरह से प्रभाव डाला इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति को। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक। फैनेटिक का मतलब होता है हठधर्मी। हठधर्मी मतलब होता है एक तरह से हठीला व्यक्ति, अपने मन का व्यक्ति, है ना। 31 जनवरी 1948 को उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी पूरी जीवन कथा लिखी गई। उस किताब का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स। ये एक किताब है जो गांधी जी की पूरी जीवनी को क्या करता है, बताता है। विथ ट्रूथ एंड न्यूमरस आर्टिकल्स, कई आर्टिकल भी उन्होंने लिखा है अपने में। ही रोट यंग इंडिया, ये तो हम लोग 10वां में भी पढ़े थे, है ना। स्पीच ही डिलीवर्ड डिफरेंट ओकेजन, कई अवसरों पर उन्होंने भाषण भी दिया, है ना। और कह रहा रिविल नॉट ओनली ओरिजिनल थिंकर, वो एक विचारक ही नहीं थे बल्कि एक ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, और बहुत बड़े व्यक्ति भी थे, उदार व्यक्ति भी थे। आइडियोमेटिक, हर बात को मुहावरे ढंग से रखते थे, है ना। आगे देखिए, इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट करा, इस पूरे कहानी में, प्रोज में हम लोग जो पढ़ेंगे वो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी टॉक्स अबाउट, गांधी जी बताते हैं साउंड फाउंडेशन के बारे में, ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में, विच है सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो भारत आज भी अपनी संस्कृति और सभ्यता के साथ क्या है, खड़ा है। हमारे यहाँ बहुत ही आक्रमण हुए, मुगलों का आक्रमण, मुगल हमारे देश के थोड़ी थे, वो अरब देश से आए, हमारे यहाँ रह गए, हमारे यहाँ शासन किया, हमारी संस्कृति को उन्होंने तोड़ने का काम किया, खत्म करने का काम किया, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी संस्कृति कभी खत्म आज भी चल रही है। तो गांधी जी वही कह रहे हैं, उस सभ्यता और संस्कृति की बात कर रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और वो पश्चिमी सभ्यताओं की बात कर रहे हैं, पश्चिम देश की सभ्यताओं की बात कर रहे हैं। विच हैज द टेंडेंसी, जिसकी टेंडेंसी है, टेंडेंसी का मतलब जिसका वही प्रक्रिया ही है, और क्या है, टू प्रिविलेज मेटरलिटी कैन नॉट मैच इंडियन सिविलाइजेशन। मेटरलिटी का मतलब होता है भौतिकवाद, और भौतिकवाद बोलते हैं आज के पैसे की दुनिया को। हम लोग सब भौतिक सुख के पीछे क्या है, पागल है, नहीं पागल है। फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए, गाड़ी चाहिए, बड़े बड़े कपड़ा चाहिए, एकदम हर चीज भौतिकवाद वाला, है ना। बियर बार चाहिए, डांस बार चाहिए, सब चाहिए, एकदम पूरा घूमे घूमे, ये भौतिकवाद है। और हमारा क्या सभ्यता है, सुबह उठिए, खेती कीजिए, आराम से खाइए, मड़ुआ रोटी है। हम लोग आज सब वेस्टर्न भोजन पे भी पड़ गए हैं। तो पश्चिमी सभ्यता जो है वो भौतिकवाद के बारे में बताता है, इसीलिए हमारी सभ्यता से वो कभी मैच नहीं कर सकता है। इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स, एलिवेट्स का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। भारतीय सभ्यता हमेशा प्रोत्साहित करता है, सिविलाइजेशन एक ऐसी सभ्यता को करता है ना। क्या लिखा हुआ है, द मोरल बीइंग, मोरल का मतलब होता है नैतिक, और भारतीय सभ्यता जब आप जानिएगा तो आपके नैतिकता का क्या होगा, एलिवेट्स मतलब आपका विकास होगा। आप भारतीय सभ्यता को समझिएगा तो आप एक सही व्यक्ति बनिएगा, और विदेशी सभ्यता को समझिएगा तो आप सही व्यक्ति नहीं बनिएगा। ऐसा कहना किनका है, गांधी जी का कहना है। अब देखिए आगे, देखिए कि बड़ा होगा रे, दिख रहा है जी।
सबको दिख रहा है? तो दिक्कत है। देखिए अब बताते हैं कि भारतीय सभ्यता को उन्होंने इतना बड़ाई क्यों किया और पश्चिमी सभ्यता को उन्होंने बुराई क्यों किया। कारण क्या है? देखिए हमारे यहां अभी पढ़ेंगे कि अगर कितना भी बेटा नालायक निकल जाए, कितना भी नालायक, क्या वो अपने बाप के सामने सिगरेट पिएगा? नहीं पिएगा। बेटी भी अगर कितना भी खराब हो, लेकिन बाप माए के सामने थोड़ा तो डर है, नहीं है। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में चले जाइए, आप पश्चिमी देश में चले जाइए, वहां पर क्या होता है? वहां पर जैसे ही बाप बेटा शाम में बैठता है, बेटा बियर लेकर आओ, है ना, और बियर एगो लेकर आता है, एक वाइन का बोतल आता है, बाप बेटा बेटी मां साथ में लड़ाते हैं चेस, यह सिगरेट। ये आप पढ़ेंगे आगे, एक चैप्टर है मैरिज प्रपोजल। लोमोव नाम का एक व्यक्ति है और नतालिया से विवाह का प्रस्ताव रखने जब जाता है तो नतालिया कहती है, डू यू वांट स्मोक, क्या तुम सिगरेट पियोगे, मैं चाहते हो? मतलब किसी के खातिरदारी में भी वहां सिगरेट मिलता है। वो ये और वो कल्चर हमारे कल्चर से कैसे मैच करेगा? वो कल्चर जहां बाप 3 बिया अपने कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वहां शादी नहीं है, वहां शादी एक समझौता है, जब तक दिल मिला मन मिला तब तक है, वरना तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। और उन्हीं लोगों के कारण मदर डे और फादर डे बना है। उसका बच्चा बेचारा माँ के साथ चला गया तो माँ वाला जो बच्चा साथ में रह रहा है तो उसका पिता तो है ही नहीं, तो अपने पिता को साल भर में एक बार याद करता है फादर डे मना के। और जो बच्चा बाप के साथ चला गया है वो बच्चा अपनी माँ को साल भर में एक बार याद करता है मदर डे के नाम पर। हमारे यहाँ मदर डे फादर डे नहीं होता है, हमारे यहाँ जीतिया होता है ना, ये उनका है। वहां 18 साल के बाद आप फ्री हैं शादी विवाह अन्य चीजों करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहां भाई बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है, भाई अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, ये वहां की संस्कृति और कोई बोलने वाला नहीं। घर में आया लड़का लड़की के साथ, मम्मी पूछी कौन है, मॉम दिस इज माय गर्लफ्रेंड, है ना, ओके सिट डाउन, चाय वाय पिलाया बढ़िया से। ये कल्चर है हमारे घर में। हेलो, अरे बतियार दे रहे हैं, मार झाड़ू सोच कर देगी आदमी, माँ पता अगर चल गया गलती से भी तो, है ना। तो हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है, ये कल्चर विदेशों में है। और जहाँ ये कल्चर है वहाँ बाप बेटा साथ सिगरेट पी रहा है। यहाँ तो अगर अरे चाचा रे उन्हें घोष जीतो, कोने घोष जीतो, कोने भाग जीतो ना, ये आदमी करता है। कम से कम डरता तो है, और डर ही आपको सभ्य बनाता है, डर ही आपको सब बनाता है। अगर आप में डर ना होता तो आप सभ्य नहीं होते, आप बिगड़ जाते हैं। तो इसीलिए भारतीय सभ्यता अन्य सभी सारी सभ्यताओं से बहुत बेहतर सभ्यता है। और कह रहे हैं गांधी जी, आई बिलीव दैट, आई बिलीव्ड का मतलब होता है मेरा मानना है, दैट द सिविलाइजेशन क्या है, हाँ, द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व, इवॉल्व का मतलब होता है विकसित करना, बढ़ाना। गांधी जी कहते हैं कि मेरा मानना है कि भारत ने जिस सभ्यता का विकास किया है, भारत ने जिस सभ्यता को विकसित किया है, इज नॉट टू बी बीटन इन दी वर्ल्ड, इसे पूरी दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। भारत की सभ्यता और संस्कृति को, कम से कम सभ्यता को, संस्कृति तो भाई चेंज हो जाती है, संस्कृति पर किसी को बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप जिस देश में रहते हैं वैसा खाना खाते हैं, इस पर क्या बात करना है, आपकी मजबूरी है खाना, उस पर क्या बात है। अब जहां सऊदी अरब है वहां धूप बहुत ज्यादा पड़ता है, तो यहूदी लोग देखते हो माथे पर उजला साफा बांधते हैं, क्यों, धूप कम पड़े, उजला कपड़ा पहनते हैं ताकि वो रोशनी जो है कम खींचे, सूर्य की रोशनी को। तो ये कल्चर अलग चीज होता है, कल्चर पर किसी की बुराई करना बेवकूफी है। हाँ, सिविलाइजेशन पर आप अगर कहते हैं कि बढ़िया से रह रहा है तो ठीक है, और उस पर बुराई कर रहे हैं कि वो ठीक से नहीं रहता तो उस पर बात आप कर सकते हैं। तो इसीलिए वो सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। करा दुनिया में इसको कोई करा नथिंग कैन इक्वल, कोई हमारी बराबरी भी नहीं कर सकता है, हराना तो दूर हमारी बराबरी भी नहीं कर सकता है। द सीड, सीड्स का मतलब क्या होता है, बीज, सोन बाई आवर एनेस्टर्स, एनेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, हमारे दादा परदादा ने जो बीज बोए हैं सभ्यता के, और आज तक चल रहा है वो। और वो बीज कह रहा है, रोम कह रहा है कि रोम वेंट, आज देखिए रोम समाप्त हो गया। रोम जिस चीज के लिए जाना जाता था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन भारत जिस चीज के लिए जाना जाता है आज भी उस चीज के लिए ही जाना जाता है।
एक गाना है ना, जिस देश में गंगा जहां पाँव में पायल माथे पे बिंदिया, नया गाना है, आई लव माई इंडिया। ये और आज भी फिल्मों को आप देखिएगा, जो प्योर भारतीय फिल्म अगर बनाया जाएगा तो उसमें संस्कारी बहू को इसी ढंग से दिखाया जाता है कि बढ़िया से घूंघट उंगट लेके पति के सामने कैसे है, ससुर के सामने कैसे, ये सब दिखाया जाता है। और विदेशी कल्चर को दिखाने के लिए देखो हाफ पैंट पहन के घूम रही है, नहीं कोई बोले वाला नहीं वहां, तो वो अलग कल्चर है, यहां हमारा अलग कल्चर है। तो कह रहा जो हमारे चीज के लिए हमारा देश जाना जाता है, आज भी हम उसी चीज के लिए क्या करते हैं, जाने जाते हैं। और रोम चूंकि हमारा मिट गया, रोम समाप्त हो गया, रोम की अपनी सभ्यता थी, लेकिन रोम ने वेस्टर्न सभ्यता को अपनाया, रोम ने पश्चिमी सभ्यता को अपनाया और अपनी सभ्यता को क्या किया, खो दिया। रोम खत्म हो गया, ग्रीक खत्म हो गया, फेट बर्बाद हो गया। प्रोरोज का मतलब होता है मिस्र। क्या होता है? मिस्र। मिस्र वो जगह है जहां पर पिरामिड बनती थी। मिस्र वो जगह है जहां पर मरने के बाद वहां पर लाश को एक विशेष मसाले में लपेट कर रखा जाता था, जिसे हम मम्मी कहते हैं। और आप फिल्म देखेंगे मम्मी, मम्मी रिटर्न्स, मम्मी रिटर्न 3 ऐसे करके फिल्म देखे। और मम्मी का मतलब होता है मरा हुआ व्यक्ति। इसीलिए कहा गया है कि कभी भी अपने मां को मम्मी मत बोलिए, क्योंकि मम्मी का अर्थ ही होता है मरा हुआ व्यक्ति। डैड मतलब डेड, सबसे बढ़िया मैया और बाबू, इससे बढ़िया कोई भाषा नहीं है। मैया के तो गाना भी है इस पे ना, वो मैया के ओगरत भी आवा कर। आगे देखिएगा, करा प्रोरोज वाज ब्रोकन, है ना। और ये कह रहा जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, जापान भी पूरी तरह से पश्चिमी देश का हो गया, पश्चिम जैसा अपना लिया, अपनी सभ्यता को इन लोगों ने क्या किया, खो दिया। और कह रहा है क्या, ऑफ चाइना नथिंग, चाइना के बारे में हम क्या कहें, है ना। चाइना के संदर्भ में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, लेकिन कह रहा इंडिया स्टिल समहाउ अदर साउंड एट द फाउंड स्टेशन, लेकिन भारत आज जहां पहले था आज भी वही है। भारत चेंज नहीं हुआ है, भारत अपने जगह पर वही है। भारत आज से 100 साल पहले की भी फिल्में देखो, जिस देश के क्या था, जिस देश की माटी सोना उगले उगले हीरा मोती, ऐसा भी गाना था हमारा। और ये सुनील दत्त का एक कोई फिल्म था, मदर इंडिया नाम था फिल्म का। तो उस प्रकार से गांव, भारत का मतलब गांवों का देश। और आज भी गांव का दिखाओ, साउथ की फिल्मों में देखो कितने बढ़िया से दिखाया है कल्चर को, हमारे सिविलाइजेशन को बड़े अच्छे से दिखाया है। साउथ की फिल्म हमारा आया था, कौन सा आया था, कटप्पा बाहुबली वाले, कौन बाहुबली, शिव जी का कितना बढ़िया दिखाया प्रचार, शिव जी का कितना बढ़िया पूजा दिखाया। मां ला के नहला रही है, नहला रही है, बोला दो शिव जी को हम रख देते पानी में, नहाते रहेंगे। आपने उठाया, आदमी ले जाके रख दिया। भक्ति देखो वहां दिखाता है। और वहां अभी एक मंदिर में पता चला कि जिस अमूल्य का शायद घी जाता था वहां पर लड्डू बनने के लिए, कौन मंदिर था जी, बालाजी मंदिर, केदार तो नहीं रहे, उत्तर में है, बालाजी मंदिर था और एक और मंदिर है। तो उस मंदिर में लड्डू जो बनता था तो घी का बनता था, और लाखों लोग प्रतिदिन लड्डू का प्रसाद के रूप में लेते थे। उसमें लड्डू में यह पाया गया, जो घी मिलाया जाता था उस घी में किसी जानवर की भी चर्बी मिली हुई है, ऐसा पता चला। ये तो एक तरह से श्रद्धालुओं के साथ धोखा है। पवन कल्याण जो वहां के कौन है, उप मुख्यमंत्री है अभी, पवन कल्याण जो हीरो अभी है और उप मुख्यमंत्री भी बनाया अभी, ठीक है। वो आदमी 7 दिन तक या 13 दिन तक के लिए वो उपवास या व्रत पर बैठ गए आदमी, कि हमारे राज्य में इतना बड़ा घोर पाप हुआ है, हम हिंदुओं के साथ, श्रद्धालुओं के साथ ये गलत हुआ है। और वो व्रत, उन लोग देखो अपने फिल्म में कभी भी धर्म की बुराई नहीं करेगा, कभी देखे हो। और जबकि आज हिंदी फिल्में क्यों नहीं चल रही है, यही कारण है। हमारे हिंदी फिल्मों में भगवान एक बुरा दिखा देगा,
पंडित को बुरा दिखा देगा। पंडित बुरा है, व्यक्तित्व दिखाइए ना पंडित का। लेकिन अक्सर फिल्मों में दिखाया गया कि पंडित खराब है, मौलवी सही है, नहीं। लेकिन साउथ की फिल्मों में जो है कैरेक्टर जैसा है वैसा ही दिखाया जाता है, इसलिए साउथ की फिल्में लोग ज्यादा चॉइस करते हैं। हिंदी फिल्में जो हो गई वो है बस एक कमाने का खाली जरिया हो गया, जबकि उससे ज्यादा कौन कमाता है? साउथ की फिल्म। और फिल्म में क्वालिटी भी रहता है, काम भी जबरदस्त है ना। आगे देखिए, इसलिए भारत नहीं बदला है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग एंड द मेन ऑफ ग्रीक एंड रोम। कह रहा है यूरोप वासी और ग्रीक वासी लेखक की कृतियों से अपना सबक सीखते हैं। कह रहा है पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग जो भी सबक सीखते हैं अपने लेखन से ही सीखते हैं। आगे देखें, विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो उनके पूर्व की गरिमा अब नहीं रही। कह रहा यूरोप की, ग्रीक की अब जो है बातें वो सिर्फ किताबों में रह गई है, और अपनी चीजों को सीखने के लिए उन्हें पुराने किताब पढ़ने पड़ते हैं उनको, क्योंकि इतना ज्यादा जनरेशन गैप हो गया। लोग इतना ज्यादा अपने आप को पश्चिमी देश का मान लिए, उसके कल्चर को अपना लिए, शादी विवाह हर रीति रिवाज उसी का अपना लिए, कि अपने ही रीति रिवाज को समझने के लिए अब लेखकों की जरूरत पड़ती है। हमारे अभी भी देखो, शादी ब्याह होता है तो कितना विध होता है, एगो मुंडन होगा तो कितना विध होगा, मरेगा तो इतना विध होगा, और हम सब जानते हैं, इन विधियों से लगभग परिचित भी हैं। लेकिन रोम और ईसो में क्या हो गया? अपनी ही संस्कृति को लोग, सभ्यता को क्या किए? खो दिए, और पश्चिमी देश को अपना लिए। इसीलिए जो अपना अस्तित्व खो देगा ना, वो कहीं ना कहीं रहेगा। आप लाख किसी के पीछे रहिए, किसी का भी काम कीजिए, लेकिन अपना वजूद आपका नहीं रहेगा ना, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। हमको अगर कोई भी आज तक अगर पूछा है, कोई भी एनीबडी, वो चाहे विधायक जी हो, सांसद महोदय हो, या जिला परिषद हो, या मुखिया हो, या कोई भी हो, अगर मेरे पास वो कोई व्यक्ति आते हैं, वो मेरे व्यक्तित्व के कारण आते हैं कि भैया प्रेम सर के पास जाएंगे तो ये तो 10-20 वोट जरूर दिलवा सकते हैं, क्योंकि हमारा आपसे एक अच्छा संबंध है, आपके गार्जियन को हम पर विश्वास है। तो हम बोलते हैं तो गार्जियन को लगता है कि नहीं भाई सर बोल रहे हैं तो थोड़ा हमारे भी बात को कई लोग रख लेते हैं कि नहीं सर बोले हैं, इसलिए हमारे पास आते हैं। वरना हम रोड पर एक दुकानदार होते तो हमको कोई पूछता क्या? कोई नहीं पूछता। तो जब तक आप अपना इमेज, अपना पावर, अपना गौरव बनाकर नहीं रखेंगे, तब तक आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। वरना आदमी काम की पूजा करता है ना। आदमी जब घर में जिंदा था तब तक रखता, मरने के बाद तो एक लाश मर गया, तो जब जिंदा था तब बॉडी आदमी था, मरा तो लाश हो गया। जैसे ही मरा लसवक रख ले घारा में, आदमी का नाम नहीं ले ले कि फलनमक रख ले घारा में, ना लसवक रख ले घारा में, जल्दी घारा से बाहर निकाल। तो अपना माँ बाप का नहीं जो होता है, माँ बाप जो अपने बेटे का नहीं होता है, तो विधायक हमारे होंगे, सांसद हमारे होंगे, जिला परिषद हमारा होगा, मुखिया हमारा होगा, नहीं होगा। हम उसके काम के नहीं रहेंगे ना, तो जैसे चाय में से मक्खी निकाल कर फेंक दिया जाता है, वैसे लोग फेंक देंगे। और जब तक आप काम के बने रहेंगे, आज काम की पूजा है, काम नहीं तो दाम नहीं, सीधी सी बात है, यही जान जाइए। तो आपके पास टैलेंट रहेगा, आपके पास नॉलेज रहेगा, तो लोग आपको पूछेंगे, वरना आपसे कन्नी कटाकर निकल जाएंगे। कितनों कुछ रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यूरोपियन कह रहा है, इन द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड मिस्टेक ऑफ ग्रीक्स एंड रोम। यूरोप के लोग अब कल्पना करते हैं कि जो गलती उन्होंने किया है ना, उसके बारे में, और आज उनकी जो स्थिति है वो पिटेबल कंडीशन है, वो दयनीय स्थिति में है। अब अपना ही बर्बाद कर लीजिएगा तो नुकसान किसका होगा? नुकसान किसका होगा? खुद का होगा जी। हम 1 महीना कोचिंग बंद किया, नुकसान किसका हुआ? गुंजन सिंह की बोले, अरे गुंजन सिंह का क्या हुआ? कुछ हुआ? वो तो अपना दुनिया मस्त हो गए। ठीक है, व्यवहार है, अच्छा विचार है, आज भी बातचीत सब चीज है, सब बढ़िया है, ठीक है, लेकिन पर्सनली नुकसान तो हमको हुआ। 1 महीना में हमने कई जो भी था, कई बैच में हम फीस माफ कर दिए, तो 20-30 हज़ार 10 हज़ार जो आना था वो तो गया। कुछ बच्चे उस समय कटे भी, सर तो अब नेता बन गए, नहीं मैंने रहते उन्हें रहते, ये मानसिकता भी बनी। जबकि हम बोल दिए थे भाई चुनाव भर हम थोड़ा डिस्टर्ब रहेंगे, और चुनाव से पहले हम 6-7 महीना से 8 महीना वाकई में डिस्टर्ब थे भी थे। बच्चों का भी अपना कहना सही था, चलो ठीक है, उससे उतार चढ़ाव जीवन में आता है।
लेकिन हमको पता है कि हम नीचे से ऊपर उठे हैं, ऐसा नहीं ऊपर से नीचे गए हैं, पहले नीचे से ऊपर उठे हैं। हम बोरा चाट पे पढ़ाए हुए थे। सबसे पहले हमारे यहाँ क्या था? कुछ नहीं था। 12 जुलाई 2012 को हमने कोचिंग की स्थापना की और एक 50 रुपया का कपड़ा खरीदे थे, सादा कपड़ा, धोती वाला जो होता है ना कपड़ा, और उसमें हमने 20 रुपया देकर पेंटर से लिखवाया था आइडियलाइज, और जाकर बाजार में किराए लिए थे। और हमारे पास पैसा ही नहीं था, 1400-2000 रुपया था, वो 2000 केकरो ही बाकी था, है ना। और मेरा 7 जुलाई 2012 को जॉब लगा, और 7 नरेश सर जिस दिन जॉब लगाए वो सर हमारे जिनके यहाँ पढ़े नरेश सर, वो बोले क्या करेगा तुम रे अब? हम बोले क्या करेंगे, अब तो नौकरी हो गया, जितना आएगा खाएंगे पिएंगे, मोटरसाइकिल में चश्मा लगाएंगे घूरेंगे, अब क्या टेंशन है। लेकिन बोले नहीं, और क्योंकि कहीं बाहर जाते थे ना तो हम रहते थे, हमको बुला लेते थे तो हम पढ़ाते थे। और इतना ही नहीं, आपको बताते हैं, जब क्लास 10th में हम पढ़ते थे तो नरेश सर वहाँ कोवोगल के पोस्टमैन अभी भी हैं, उसमें भी थे। तो क्या होता था, कभी कभी काम हो जाता था, चल जाते थे, तो कॉपी हमको देख जाते थे, और सालों भर यूं कहो तो नोट्स हम ही लिखाते थे बच्चों को। जो बच्चों क्या बोले, हम अपने दोस्तों को बोलो, तो हम अपना खड़ा हो गए और नोट्स लिखा रहे हैं आर्ट्स का, वो आर्ट्स पढ़ाते थे, मैथ भी पढ़ाते थे, आर्ट्स का लिखा रहे हैं। सर अंतिम में आते थे 10-15 मिनट पहले, और सारे फिर क्वेश्चन को क्या कर देते थे, समझा देते थे। प्रतिदिन मेरा रूटीन था लिखाना, प्रतिदिन। तो अगर कहीं पढ़ाने का थोड़ा सा टैक्टिस मिला या जो बोलो नॉलेज मिला तो उस सर का योगदान है। कहीं गए उस बहाने हम सर को बोले, सर बोले कि प्रेम आ जाए जरा सा पढ़ा देना, कुछ पढ़ा दिए, जो समझ में आया वही पढ़ा दिए, धीरे 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 धीरे। हाई स्कूल में हम लोग पढ़ते थे तो भी हमको ट्रेनिंग मिला पढ़ाने का। हाई स्कूल जिस समय हम लोग पढ़ते थे उस समय सरकारी शिक्षक के नाम पर एक बस, दूसरा कोई नहीं। और भी सरकारी शिक्षक कौन थे, वो 10वीं में जब पढ़ते थे तो सरकारी नहीं, वो टीचर नहीं थे, पीटी टीचर थे। आपके जवाहर सर होरमबाग वाले, वो प्ले टीचर थे, खिलाने वाले, खेल, जैसे आपके मनोज सर शायद प्ले टीचर है, उनका काम पढ़ाना नहीं है, खिलाना है, बाकी डिंग हंगना अलग बात है। तो जवाहर सर क्या करते थे, हम लोग 10वीं में पढ़ते थे, जवाहर सर कहते थे अरे प्रेम, अरे ऐसी बोलते अभियो मिलते, कि प्रेम ठीक है, हाँ सर ठीक है, और सब बढ़िया, हाँ ठीक है, हाँ ठीक, इस हाल समाचार पूछ लेते हैं। अजी तेज आवाज में बोलते थे, तेज आवाज में क्या, जैसे वो पढ़ाएंगे नहीं तो कुर्सी बैठेंगे तो दोनों गोड़ा कुर्सी पर रख लेंगे, दोनों गोड़ा। हम लोग का हेल ज्यादा नहीं रख पाते, पातर दोबारा रख लेते है ना, तो दोनों गोड़ा ऐसे ऐसे सटाक रख लेते थे, और चश्मा ऐसे गिरा लेते, ऐसे ऐसे देखते, नहीं अगर मुंह सटाक बात करे मारो तो खिड़की से पार हो जाए, ये उनका फेमस डायलॉग था, हम लोग को आज भी याद है। अब वो आते थे, उन्हें किताब को लिए कुछ पढ़ा दिए, एक ही को टीचर वही थे, वो भी प्ले टीचर और प्रधानाध्यापक के पद पर भी थे, वो प्राचार्य, उनको प्रभार बना दिया गया था क्योंकि कोई सीनियर नहीं था तो यही थे। अब कोई सरकारी टीचर नहीं, 9वां और 8वां भी चलता था हमारे टाइम में हाई स्कूल में। तब कैसे होगा, तब 3-4 स्टूडेंट हम लोग जो क्लास 10th के होते थे, तो हम लोग को जिम्मेवारी मिलती थी कि प्रेम तुम 8वां में चल जाना, कोई 9वां में चल जाएगा, कोई 9वां सीढ़ी में चल जाएगा, और हम लोग जाते थे। उस टाइम भी हम ग्रामर पढ़ाते थे बच्चों को, जो 9th में होते थे, जो 8 में होते थे, और भुला जाते थे तो करते क्या थे, एक दिन गए भुला तो गए फंस, अरे तो बेइज्जती वाला काम हो जाएगा, हम तो दिक्कत हो जाएगा, हम तो बेइज्जती हो जाएगा, तो तैयार तो हम कैसू कैसू निकल गए फंस के। एक दिन दूसरे दिन से अब की हम किताब अपना ग्रामर का खुद लेके जाते थे क्लास में, अब पन्ना एगो रखते थे बीच में, क्योंकि पढ़ लेते थे क्या आज पढ़ाना है, क्योंकि मालूम है हमको पढ़ाना है ये है, और जाते थे तो पन्ना एगो बीच में रख लेते थे, रूल का, कोई नियम का, कोई जहां पर हम डाउट होता था, और फिर बोर्ड पर लिखते थे और समझा देते थे। और धीरे धीरे हमारे क्लास 10th में ही ग्रामर जो याद हुआ है ना, ये क्लास 10th में हुआ। हम पढ़ने ज्यादा पढ़ाए हैं क्लास 10th में, ग्रामर को, डिग्री को, वॉइस को, नरेशन को, एम्पैथिक को। इसीलिए कभी भी हम तुमको देखे होंगे कि ग्रामर, वॉइस, नरेशन में आज तक किताब छूते ही नहीं है, सारा रूल दिमाग में भरा हुआ है, इतना ज्यादा हुआ है। फिर कोचिंग खोले 14 जुलाई को, घर में बोरा था, लाए बोरा लगा दिए, है ना, और उसके बाद तुम्हारा एगो छोटा को बोर्ड था, उसको ला के लगा दिए, मार्कर एगो ले लिए, 6 रुपया का मार्कर आता था उस समय, परमानेंट नहीं था, ये दूसरा टाइप का था, पतला वाला। और पहला विद्यार्थी कौन था मालूम है, अभी केडीएल न्यूज एगो देखते हो, केडीएल न्यूज, सूरज भाई बोलते रहता है, न्यूज बनाता है, आया था एक बार, वही था पहला, हाफ पैंट पहन ले, एगो बैग ले ले, आया हमारे पास,
पहला दिन वही आया, फिर धीरे धीरे ऐसे शुरुआत की। यहाँ भी पढ़ाए तो हम बोरा पढ़ाए मम्मा घर में, फिर धीरे धीरे यहाँ बेंच बनाए। तो जब आपके पास है तो नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, फिर नीचे से ऊपर चढ़ाया जा सकता है। मेहनत जारी रखिए, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, कितना टाइम लो? टाइम नो, चलो टाइम ढेर 42